डोडो टीवी। दिन ढलने को आया था। जलसा गांव के सारे लोग गांव के चौराहे पर जमा हुए थे। उन्होंने वहां एक लंबे चौड़े कदकाठी के आदमी को एक पेड़ से बांध रखा था। पेड़ से बंधे होने के बावजूद भी उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। इतने में गांव के मुखिया दिलावर और उसके 2 सहयोगी आगे आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। राका, काली, आगे बढ़ो और इस दरिंदे के इतने टुकड़े करो कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। राका और काली तलवार लिए उस आदमी की तरफ बढ़े। तभी एक बाबा भागते हुए उनकी तरफ आए। मुखिया जी, रुकिए मुखिया जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। दिलावर ने अपने 2 आदमियों को इशारा किया। उन्होंने बाबा को पकड़कर वहीं रोक लिया। बाबा, आप इस दरिंदे को क्यों बचाना चाहते हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि इसने गांव के 3 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की है? मुखिया जी, बात को समझिए। ये दरिंदा नहीं है, बल्कि एक खूनी शैतान इसके अंदर कैद है। अगर आपने इसे मार दिया तो वो शैतान बाहर आ जाएगा और गांव में खून की नदियां बहा देगा। बाबा, ये सिर्फ एक पागल इंसान है, कोई शैतान नहीं। राका, काली, देख क्या रहे हो? टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। मुखिया जी, मैंने इस शैतान को बड़ी मुश्किल से इंसानी शरीर में कैद किया था। आप चाहें तो इसे हमेशा के लिए बंदी बना लीजिए, पर इसकी जान मत लीजिए। बाबा के ऐसे गिड़गिड़ाने पर भी राका और काली नहीं रुके और उस आदमी को तलवार से काट काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 2 दिन बाद दिलावर के घर पर एक कार आकर रुकी। उस कार से दिलावर की बेटी आराध्या और दामाद संजय बाहर आए। उन्हें देखकर दिलावर और उसकी पत्नी देवकी बहुत खुश हो गए। दोनों ने अपने माँ बाबूजी के पैर छुए। सदा सुहागन रहो बेटी, चलो अंदर चलो। सभी लोग अंदर सोफे पर बैठे थे। बेटी, तू कोई खुशखबरी देने वाली थी ना, जरा हम भी तो सुने। ऐसी कौन सी खुशखबरी है? माँ, बहुत जल्दी आप नानी और बाबूजी नाना बनने वाले हैं। अजी, सुना आपने? आराध्या ने क्या कहा? अजी, वो पेट से है। हाँ देवकी, मैं नाना बनने वाला हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सदा सुखी रहो बेटी, तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है। रुको, मैं अभी पूरे गांव में मिठाई बंटवा कर आता हूँ। दिलावर बाहर चला गया। अरे तेरे बाबूजी भी ना। पर सच में बेटी, आज तूने मेरी सालों की ख्वाहिश पूरी कर दी। भगवान तुझे तेरी ही तरह एक सुंदर और प्यारी सी बेटी दे। क्यों, मेरी तरफ बेटा नहीं हो सकता क्या? मुझ में ऐसी क्या कमी है? नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब बेटा हो या बेटी, ये तो ऊपर वाले की ही मर्जी है ना। अरे माँ, आप तो घबरा गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अजी, आप भी ना। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना है। आराध्या को मैं 1 हफ्ते बाद लेने आ जाऊंगा। लेकिन बेटा, कुछ देर तो रुक, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं माँ जी, वैसे भी दिन ढल चुका है, मुझे जल्दी जाना होगा। ठीक है बेटा, पर तू अपना ख्याल रखना। संजय अपनी कार में बैठकर शहर के लिए निकल गया। वो अभी गांव से बाहर भी नहीं निकला था कि तभी अचानक उसकी कार की छत पर धड़ करके कोई भारी चीज गिरी। संजय हड़बड़ा गया और जोर से कार की ब्रेक लगाते हुए कार को साइड में ले जाकर रोक दिया। संजय बहुत घबराया हुआ था। वो कार की ड्रॉवर से टॉर्च निकालकर बाहर आया और कार के ऊपर देखने लगा, पर कार के ऊपर कुछ नहीं था। संजय सोच में पड़ गया। वो क्या था? मेरी कार पर कुछ तो गिरा था। आखिर वो क्या हो सकता है? संजय ये बोला ही था कि तभी उसकी कार अपने आप ही हवा में ऊपर उठने लगी।
ये देखकर संजय हक्का बक्का रह गया। इतने में एक भयानक शैतान वहां प्रकट हुआ। वो शैतान ही संजय की कार को अपने दोनों हाथों से उठाया हुआ था। उसे देख संजय डर के मारे कांप गया। फिर उस शैतान ने वो कार संजय के ऊपर फेंक दी, पर संजय उसी वक्त वहां से हट गया। संजय डर कर गांव की तरफ भागने लगा। तभी थोड़ी दूर जाते ही उसे राका और काली मिल गए। अरे छोटे मालिक, क्या हुआ? आप ऐसे भागे भागे कहां जा रहे हैं? बचाओ, बचाओ मुझे, वो शैतान मुझे मारना चाहता है। ये आप क्या बोल रहे हैं छोटे मालिक? शैतान? हमारे गांव में तो ऐसा कोई शैतान नहीं है। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसने मुझ पर हमला भी किया। ठीक है मालिक, आप शांत हो जाइए। हम आपको मुखिया जी के पास ले चलते हैं। तीनों पीछे मुड़े ही थे कि तभी वो भयानक शैतान उनके सामने आ गया। राका, काली, पहचाना मुझे? मैं वही दरिंदा हूँ जिसके तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पर अब मैं तुम्हारे टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें मसल कर रख दूंगा। तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी शैतान ने अपने हाथ लंबे करके संजय और राका की गर्दन पकड़ ली, पर काली वहां से भाग निकला। फिर उस शैतान ने संजय और राका की गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि उनकी गर्दन टूटकर नीचे गिर गई। वो शैतान उन लाशों को वहीं छोड़कर गायब हो गया। काली भागता हुआ दिलावर के घर पहुंचा। मुखिया जी, हमें अभी के अभी गांव खाली करवाना होगा, क्योंकि वो दरिंदा जिसे हमने मारा था वो एक शैतान बनकर वापस आ गया है। उसने छोटे मालिक और राका को मार दिया है और अब वो पूरे गांव वालों को खत्म करना चाहता है। क्या? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? दिलावर और उनके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। काली, तुम अभी गांव वालों को तलवारों और हथियारों के साथ जमा करो। आज हम उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दिलावर और बाकी गांव वाले हथियारों और मशालों के साथ शैतान को ढूंढते हुए संजय और राका की लाश तक पहुंच गए। उन लाशों को देखकर सभी गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो उठे। शैतान, कहां है तू? सामने आ। आज हम तुझे खत्म करके ही रहेंगे। इतने में शैतान उनके सामने प्रकट हुआ। मुखिया, तूने मुझे नहीं, अपनी मौत को ललकारा है। आज मैं तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगा। पर तू हम निर्दोष लोगों की जान क्यों लेना चाहता है? क्योंकि तुम्हारी जान लेकर मेरी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मैं सर्वशक्तिशाली शैतान बन जाऊंगा। फिर पूरे गांव पर मेरी ही हुकूमत होगी। गांव वालों, देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इस दरिंदे को। ये सुनकर चार गांव वाले अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। उन चारों ने एक साथ शैतान पर हमला किया, पर हमला करते ही उनकी तलवार किसी तिनके की तरह टूटकर नीचे गिर गई। फिर शैतान ने अपने हाथों से उन चारों पर तेजाब छोड़ी, जिससे उनका शरीर जलकर कंकाल में बदल गया। बाकी गांव वाले डरकर वहां से भागने लगे। तभी शैतान ने दिलावर की गर्दन पकड़ ली। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी तांत्रिक बाबा वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने हाथों में रखी भस्म उस शैतान पर छिड़क दी, जिससे वो शैतान दिलावर को छोड़कर वहीं खड़ा तड़पने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात ना मानकर गलती की, पर आप इस शैतान को खत्म कर दीजिए। मुखिया जी, इस शैतान को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए 30 साल पहले मैंने इसे इंसानी शरीर में कैद किया था। तो इसे आप वापस मेरे शरीर में कैद कर दीजिए और मुझे हमेशा के लिए बंदी बना लीजिए। ये नामुमकिन है, क्योंकि इसे सिर्फ किसी गर्भवती महिला के गर्भ में ही कैद किया जा सकता है। इसलिए आप सबकी भलाई इसी में है कि आप सब जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़कर चले जाइए,
क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। दिलावर वहां से भागने वाला था, तभी आराध्या वहां आ गई। बाबा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं गर्भवती हूँ। आप इस शैतान को मेरे गर्भ में कैद कर दीजिए। बेटी, ऐसा मत बोलो। हम सब अभी ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाबूजी, इस शैतान ने मेरे पति को मारकर मेरा सब कुछ छीन लिया है। अगर ये आजाद रहेगा तो और लोगों की भी जान लेता रहेगा, इसलिए इसका कैद हो जाना ही ठीक है। ठीक है बेटी, अब मैं इस शैतान का खून निकालने वाला हूँ, जिसे तुम अपने गर्भ में लगा लेना। खून के लगते ही ये वहां कैद हो जाएगा। बाबा तलवार लेकर शैतान की तरफ बढ़े, पर उसी वक्त बाबा की शक्तियों का असर खत्म हो गया। तभी शैतान ने बाबा की गर्दन पकड़ ली। वो बाबा को मारने ही वाला था, तभी आराध्या ने तलवार उठाकर पीछे से शैतान पर वार किया, जिससे उसका खून बहने लगा। फिर आराध्या ने जल्दी से वो खून अपने गर्भ में लगा लिया, जिससे वो शैतान बाबा को छोड़कर आराध्या के गर्भ में समा गया। बेटी, तुमने बड़ी ही बहादुरी का काम किया है। अब बस एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो वो आधा इंसान और आधा शैतान होगा, पर तुम उस बच्चे को इतना प्यार देना कि उसके अंदर का शैतान कभी उस पर हावी ना हो सके। बाबा, मैं वादा करती हूँ, भले ही इस शैतान ने मेरे पति को मारा हो, पर मैं इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, जिससे वो शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजन का राजस्थान के छोटे से शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। वो बिजली विभाग में काम करता था। इससे पहले वो जयपुर में था और उसकी माँ और बीवी जयपुर में ही रहते थे। अब ट्रांसफर के बाद वो अकेला ही आया था और काफी मुशक्कत के बाद उसको किराए पर एक घर भी मिल गया था। पर प्रॉपर्टी डीलर ने जो उसको बताया, उस पर उसको भरोसा नहीं हुआ। अरे वाह, कितना बड़ा घर है ये, और सुंदर भी है। हाँ, बड़ा तो काफी है और जंगल के करीब है। लोग बोलते हैं कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। राजन ये सुनकर हंसने लगता है। अरे दिलावर जी, आप भी कहाँ ये सब बातें कर रहे हैं? चलिए चाबी दीजिए घर की। दिलावर घर की चाबियां राजन को दे देता है। राजन घर देखकर बहुत खुश था। वो छत पर जाकर देखता है कि यहाँ से जंगल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले घर पर पड़ती है। वो देखता है उस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। वो अपनी पत्नी निधि को फोन करता है और बताता है कि उसने घर ले लिया है। निधि और माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। निधि उसको बताती है कि वो बस 2 दिन बाद ही उसके पास आ जाएंगे और उसको ट्रेन का टिकट कराने को बोलती है। वो पूरा दिन छत पे खड़े खड़े आसपास का सुंदर नजारा देखता है। शाम हो जाती है और उसकी नजर दोबारा सामने वाले घर पर पड़ती है। उसको खिड़की में एक परछाई नजर आती है। वो ध्यान से देखता है पर कुछ साफ नजर नहीं आता। वो सोचने लगता है कि अभी तक तो इस घर पे ताला लटका हुआ था, फिर अचानक कौन आ गया। वो ये ख्याल दिमाग से निकालता है और समय देखता है। रात के 9 बज चुके थे। उसे ध्यान आता है कि घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। उसे बाहर से ही खाना होगा। वो बाहर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है, दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वो दरवाजा खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। एक बेहद सुंदर औरत उसके सामने खड़ी थी, लंबे बाल। वो खिलखिला कर कहती है, हेलो, माय नेम इज माया। हाय, मैं राजन हूँ। जी, मैं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। मुझे पता चला कि आप आज ही शिफ्ट हुए हैं, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई।
इतनी तकलीफ क्यों की भला आपने? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारे पड़ोसी हैं, इतना तो बनता है। माया खाना देकर वापस चली जाती है। राजन खाना खाते वक्त सोचता है कि अगर ये औरत सुबह से यहाँ थी ही नहीं तो इसे कैसे पता कि मैं अकेले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। खैर, बढ़िया खाने के सामने ये सवाल वो भूल जाता है और सोने चला जाता है। रात के ठीक 12 बजे कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो गहरी नींद से जागता है और सोचता है कि भला इस समय कौन होगा। वो दरवाजा खोलता है और सामने माया को खड़े देख चौंक जाता है। माया जी, आप इस समय? हाँ, वो मैं आपसे बर्तन लेना भूल गई थी। राजन उसको बर्तन वापस करता है और वापस सोने चला जाता है। पर अब उसकी आंखों में नींद कहाँ? भला रात के 12 बजे क्यों कोई औरत किसी पराये मर्द के घर आएगी? इन्हीं सवालों के बीच वो न जाने कब सो जाता है और सुबह उठकर ऑफिस भी निकल जाता है। ऑफिस से ही वो निधि को फोन करता है। निधि, कल सुबह की ट्रेन है, टिकट मैंने मेल कर दिया है तुम्हें। हाँ, मैंने देख लिया है। राजन बहुत खुश था कि कल निधि और माँ आ जाएंगे और उसका परिवार पूरा हो जाएगा। वो रात को ऑफिस से निकलकर अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था कि उसे एक 19-20 साल की लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास आकर बोलती है, आप यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं ना? हाँ। मैं भी यहाँ रहती हूँ अपनी मम्मी पापा के साथ। मेरा नाम पीहू है। राजन सोचने लगता है कि यहाँ आसपास तो उसके और माया के अलावा कोई नहीं रहता। फिर ये कौन है? मैं जाती हूँ अब, आपसे बाद में मिलूंगी। पीहू वहाँ से चली जाती है और राजन सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन थी। वो अपने घर जाकर आराम करने लगता है और ऑफिस की थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। रात में ठीक 12 बजे फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। राजन की आंख खुल जाती है, पर अब वो थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। वो पूछता है, कौन है? कोई आवाज नहीं आती। वो दरवाजा खोलता है। उसके सामने माया खड़ी थी। अरे, आप डर क्यों गए? माया, आप इस समय? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि रात में बाहर मत निकलना। यहाँ एक पिशाचनी घूमती है, उससे बचकर रहना, वरना वो आपको छोड़ेगी नहीं। राजन डर के मारे कांपने लगता है। पर आप इस समय क्यों बाहर निकली? मुझे डर नहीं लगता उससे। ये बोलकर माया वहां से चली जाती है और राजन किसी तरह नींद के आने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही उसकी आंख लगती है, दरवाजे पर फिर से किसी की आहट होती है। वो घबरा कर उठ खड़ा होता है, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और पूछता है, कौन है? मैं हूँ पीहू, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। राजन दरवाजा खोलता है और सामने पीहू खड़ी होती है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि इस इलाके में रात में बाहर मत निकलना। यहाँ एक पिशाचनी रहती है जो किसी का भी रूप ले सकती है। ये बात बोलकर वो चली जाती है, पर अब राजन की आंखों से नींद कोसों मील दूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या छलावा। पता नहीं वो रात के किस पहर में सो जाता है और सीधा सुबह 11 बजे उसकी आंख खुलती है। वो ऑफिस में फोन करके तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी की रिक्वेस्ट करता है और शाम के ठीक 8 बजे निधि और माँ को लेने स्टेशन पहुंच जाता है। राजन उन दोनों को लेकर घर पहुंच जाता है। निधि और माँ कपड़े चेंज करने कमरे में अंदर चली जाती हैं। राजन सोचता है कि क्या उसे निधि और माँ को बता देना चाहिए
कि उसके साथ पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, पर फिर वो सोचता है कि अभी तो ये लोग आए हैं, फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। निधि कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। वो बेहद सुंदर लग रही थी। राजन उसको देखकर उसको गले लगा लेता है, पर जैसे ही वो गले लगाने के बाद उसको देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिसको वो निधि समझ रहा था वो निधि नहीं थी, वो तो पीहू थी। पर राजन सोचता है कि वो पीहू कैसे हो सकती है। पीहू तुम? तभी माँ बाहर आती है और इससे पहले राजन उनको कुछ बता पाए, वो देखता है कि माँ भी पीहू का रूप ले लेती है और दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं। पीहू जोर जोर से हंसने लगती है और एक डरावनी पिशाचनी का रूप ले लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। राजन डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पिशाचनी राजन को हवा में उठा लेती है। राजन रोने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो राजन को नीचे जमीन पर छोड़ देती है। उसको बहुत चोट लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो राजन पर अपनी शक्ति छोड़ती है, पर ये क्या, उसकी शक्ति को कोई रोक लेता है। राजन देखकर हैरान हो जाता है। माया तुम? माया ठीक राजन के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में 2 दुर्गा माँ की मूर्तियां थीं। उसकी वजह से पिशाचनी की शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक मूर्ति राजन को दे देती है। राजन मूर्ति लेकर खड़ा हो जाता है। पिशाचनी बार बार अपनी शक्ति उन दोनों पर डालती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो वहां से गायब हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा था कि अब ये कभी नहीं आएगी। मैंने 5 साल पहले ही देवी माँ के त्रिशूल से इसको भस्म कर दिया था। दरअसल कुछ सालों पहले मैंने ही अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए इसी घर में पिशाचनी को प्रसन्न किया था, पर आखिरी दिन मेरी तपस्या बीच में ही टूट गई और इस पिशाचनी ने मुझ पर ही हमला कर दिया। उस समय मेरे पास ये देवी माँ की मूर्ति थी जिससे मैं बच गई और मैंने इसको भस्म कर दिया, पर ये पिशाचनी अब फिर से वापस आ गई। मैं इसको जल्द ही हमेशा के लिए यहाँ से भगा दूंगी। फिलहाल आपका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। इतने भयानक अनुभव के बाद अगली सुबह ही राजन उस घर से निकल जाता है और ऑफिस जाकर अपना तबादला फिर से जयपुर करवा लेता है और फिर वापस लौटकर कभी वहां नहीं आता। आज नीरज की बीवी प्रिया की गोद भराई थी। सब लोग बहुत खुश थे। नीरज की माँ दादी बनने वाली थी। इस खुशी से वो फूले नहीं समा रही थी। बहू, आज मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। मैं दादी बनने वाली हूँ। आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो मुझसे भी ज्यादा खुश होते। तभी वहां नीरज आ गया। माँ ये लो, तुम्हारी सारी मिठाइयाँ ले आया हूँ। अब सब कुछ तैयार है। सारे लोग भी आ गए हैं, पर अभी तक भैया नहीं आए। वो तो आ रहे हैं ना माँ? नीरज की ये बात सुन नीरज की माँ एकदम चुप हो जाती है। मदन भैया आप? नीरज अपने भाई को गले से लगा लेता है। वो जैसे ही अपने भाई को गले से लगाता है, अपने भाई के पीछे देखकर वो काफी बुरी तरह डर जाता है। वो तुरंत अपने भाई से एक झटके से दूर होकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ नीरज? तुम अपनी भाभी को देखकर खुश नहीं हो? ये सुनकर नीरज की माँ भी चौंक जाती है और दरवाजे की तरफ गौर से देखती है। तभी मदन के पीछे से निकलती हुई उसकी वाइफ रिया भी सामने आ जाती है।
अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए हुए। नीरज की माँ ये देखकर काफी चौंक और डर जाती है। बड़ी बहू तो ये बोलते हुए नीरज की माँ बेहोश होकर गिर जाती है। मदन दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। माँ क्या हुआ तुम्हें? लगता है बड़ी बहू के आने की खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें तो पता है ना कि ये दिल की मरीज हैं। अरे जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। जल्दी ही एम्बुलेंस आ जाती है। मदन और नीरज उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उन्हें एडमिट कर लेता है। थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगे। अच्छा हुआ आपने इन्हें वक्त रहते हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से चला गया। भैया तुम माँ के पास रहो, मैं घर जाता हूँ, घर पर कोई नहीं है। ठीक है जाओ। नीरज जल्दी ही अपने घर पहुंच जाता है। पता नहीं क्यों पर आज उसे थोड़ा डर लग रहा था। जैसे ही वो दरवाजे की घंटी बजाने के लिए हुआ, उसे अचानक एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी। नीरज बचाओ 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 नीरज! फिर एक भयानक चीख गूंजी। प्रिया क्या हुआ तुम्हें? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्रिया। नीरज दरवाजा तोड़ने लगता है। 2 से 4 बार धक्का देने पर दरवाजा टूट जाता है। नीरज अंदर आता है। अंदर वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। नीचे फर्श पर खून ही खून होता है। नीचे ही उसकी बीवी प्रिया की लाश पड़ी होती है, जिसके पेट से खून निकल रहा था। उसके ठीक बगल में एक नवजात बच्चे की भी लाश पड़ी थी, जिसके सिर से खून निकल रहा था। नीरज ये देखकर चीखते हुए जमीन पर गिर गया। प्रिया नहीं! नीरज वहीं बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ते ही नीरज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो चौंक गया। सामने प्रिया थी। प्रिया तुम? हाँ मैं। अचानक चीखते हुए आप बेहोश कैसे हो गए थे? क्या तुम ठीक हो? मतलब मुझे क्या हुआ है? मैंने अभी तुम्हारी... नीरज ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। फर्श बिल्कुल ठीक था। दरवाजे भी पहले की तरह ही थे, एकदम सही। नीरज ये सब देखकर एकदम चौंक गया। प्रिया मैं अभी दरवाजा तोड़कर अंदर आया था, तभी वहां पर मदन की वाइफ रिया आ गई। अरे आप दोनों माँ बेटे एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, इसीलिए शायद उनकी तबीयत खराब होते ही आपकी भी तबीयत खराब हो गई। आप जाकर थोड़ा आराम कीजिए। भाभी मैं बाद में आराम कर लूंगा, पहले आप ये बताइए कि आप और भैया... तभी रिया ने नीरज को बीच में रोकते हुए बोला, देवर जी ये सब बातें कल होंगी, अभी काफी रात हो गई है, जाकर सोइए। हाँ जी चलो पहले आराम कर लो, मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सभी गहरी नींद में होते हैं। तभी प्रिया अचानक उठती है और रिया के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आती है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। प्रिया डरते डरते दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। कमरे में रिया दीवार की तरफ अपना चेहरा किए हुए सोई रहती है। दी अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। माँ जी बता रही थी कि... तभी रिया ने प्रिया को बीच में रोकते हुए बोला, यही ना कि मैं किसी गैर मर्द के साथ घर छोड़कर भाग गई हूँ। उस बुढ़िया को तो मैं देख लूंगी, नहीं छोड़ूंगी जिंदा उसे। आप ये क्या बोल रही हैं दीदी? आप पागल हो गई हैं क्या? तभी मदन की वाइफ रिया अचानक बेड से उठकर सीधा प्रिया के कमरे में खड़ी हो जाती। तभी वो चुड़ैल का रूप ले लेती। ये देखकर प्रिया पूरी तरह से डर जाती है। हाँ हूँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं तुम्हारी तरह इस घर को एक बच्चा नहीं दे पा रही थी। रोज वो बुढ़िया ये ताने मारती थी, पर मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। घर में मेरा दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। मदन भी ज्यादातर बाहर ही रहते थे। एक दिन उस बुढ़िया ने मौका देखकर मुझे मौत से भी बदतर जिंदगी दे दी। मैं ये नहीं मान सकती कि माँ जी किसी के साथ बुरा कर सकती हैं। अभी तो मेरी बात मान लेगी। बस एक बार तेरे पेट का ये बच्चा मुझे बर्बाद करने दे। जब ये बच्चा नहीं रहेगा
तो देखना कैसे वो बुढ़िया तेरी जान ले लेगी। तभी उस चुड़ैल ने एक शक्ति से प्रिया के पेट की तरफ वार किया। वो शक्ति प्रिया के पेट से टकराती उससे पहले ही नीरज वहां आ गया और उसने प्रिया को अपनी ओर खींच लिया। भागो प्रिया, भागो यहाँ से। दोनों घर के मेन दरवाजे की तरफ भागने लगे। वो अभी दरवाजे के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी उस चुड़ैल की शक्ति से दरवाजा उनके ऊपर गिरने लगा। दोनों तुरंत रुक गए। दरवाजा ठीक उनके आगे गिरा। चुड़ैल हंसने लगी। भागो भागो। दोनों फिर से भागने लगे। तभी उस चुड़ैल ने उन दोनों को हवा में ऊपर उठा दिया। दोनों चीखने लगे। तभी वहां मदन अपनी माँ के साथ पहुंचा। माँ का हाल देख वो काफी डर गया। तभी गुस्से में वो बोला, माँ सही कह रही थी रिया, तू एक डायन है। एक बच्चे की चाहत में तू पहले किसी और के साथ घर से भाग गई और अब तूने काली शक्तियां भी सिद्ध कर ली। माँ ये अचानक मुझे गांव के सिमहाने पर मिली और रोने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं अब वापस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मैं भी इसके आंसुओं से पिघल गया और इसे घर ले आया। पर तुम रिया, छी छी, एक बच्चे के लिए तुम और कितना गिरोगी। ये बात इस बुढ़िया से क्यों नहीं पूछते? एक बच्चे की खातिर इसने मुझे जीते जी मार दिया। इसने मुझे इस गांव से बहुत दूर एक पागल खाने को पैसे देकर मुझे उसमें भर्ती करवा दिया ताकि वो तुम्हारी दूसरी शादी करवा सके। पागल खाने वालों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया और एक जेल में कैद कर दिया जहां मैंने इन काली शक्तियों की सिद्धि ली और उन सबको मारकर अपना बदला लिया। अब मैं इस बुढ़िया से अपना बदला लूंगी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। एक पोते की चाहत में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे माफ कर दे बहू। तुझे और माफी? बुढ़िया, तो जैसे को तो मौत से भी भयानक सजा मिलनी चाहिए। तभी उस चुड़ैल ने नीरज की माँ की दोनों आंखें अपने नाखून से खींच कर बाहर निकाल दी और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मदन रोने लगा। नीरज और प्रिया हवा में ही चीख रहे थे, माँ माँ, रिया तुमने माँ को मारकर अपना बदला ले लिया, पर इन सबको छोड़ दे, भले तू मुझे मार दे, इन लोगों ने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तभी वो चुड़ैल काफी शांत हो गई। मत रो मदन, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती। मैंने काली शक्तियों की देवी से वादा किया था कि जैसे ही मेरा बदला पूरा होगा मैं उनकी दुनिया में चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ मदन, तुम लोग अच्छे से रहो। चुड़ैल अचानक वहां से गायब हो गई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया।